बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे भारत जो कुछ बलूचिस्तान में कर रहा था। जब पाकिस्तान उसकी शिकायत करता था तो कहा जाता था कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन अब जो बातें खुलकर हमारे सामने आ रही हैं उसमें भारतीय फॉर्मर मेजर जो है मिलिट्री से जिनका ताल्लुक है वो जो बातें करते नजर आ रहे हैं, उससे पूरी दुनिया को यह पता चल गया कि भारत बलूचिस्तान में क्या करने जा रहा है और भारत की एक्टिविटीज बलूचिस्तान में क्या हैं। यानी पाकिस्तान की जानिब से जो इल्जाम लगाए जाते थे भारत में कि भारत रियासत के पार दहशतगर्दी में मुलव्वस है, आज वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि मेजर गौरव अराया ने क्या बात की भारतीय टेलीविजन पर, और फिर आज फवाद चौधरी ने उसे रीट्वीट किया है। वो बात सुने और उसके बाद फिर हम आज आपको पैनल डिस्क्लोज करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे, इसे डायसेक्ट करेंगे। दिखाएं जी। In touch with today on live television, I would like to make a claim. I am in touch with Baloch freedom fighters, and they said that we will give the Pakistanis such a bloody nose, the Punjabi Pakistani army, we will give them such a bloody nose that these people will remember for 10 generations. They are my friends. I have their contact numbers in my mobile phone. I am in touch with them almost every day. And I tell them that this entire 130 crore population of India is for the Baloch freedom struggle. The Baloch are our brothers and sisters, and we will support the Baloch freedom struggle against the tyranny of such people like Raja, who are there on television and are speaking like they will come out of the television screen. You have been exposed. We will avenge Handwada. And Handwada will be avenged not just in Pakistan. Handwada will be avenged inside Balochistan. You see, in the next 10-15 days you will get your response. ये मेजर गौरव अराया साहब हैं और इनकी जानिब से जो गुफ्तगू किया आपने मुलाहिजा की, ये खुलेआम मीडिया पर कह रहे हैं कि हम बलोच पीपल्स के साथ इन टच हैं। मेरे मोबाइल में, इस मोबाइल में तमाम कॉन्टेक्ट्स मौजूद हैं बलोच रहनुमाओं के, और उनको बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शन दी जाती है। अब ये एक मिलिट्री का बंदा बैठे हुए टेलीविजन पे कन्फेस कर रहा है, और जब पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाता था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, भारत इसमें मुलव्वस है, तो कहा जाता था कि सिर्फ पाकिस्तान इल्जाम लगा रहा है, कोई सबूत नहीं फराम कर रहा। कुलभूषण यादव इसी बलूचिस्तान से पकड़ा गया। कुलभूषण यादव जो एक्टिविटीज कर रहा था वो बलूचिस्तान के लिए कर रहा था। वहां पे जो अमन की सिचुएशन है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही थी। आज इसी पे बात करेंगे, और आज हमारे साथ मौजूद हैं सरदार रंजीत सिंह साहब, कोऑर्डिनेटर हैं ये सेल्फ डिटर्मिनेशन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के। इसके साथ इनका साथ देंगे ब्रिगेडियर गजनफर साहब। ब्रिगेडियर गजनफर साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, मिलिट्री से ताल्लुक है, गहरी नजर रखते हैं इन तमाम मामलों पे। हमारे साथ स्टूडियो में मतीन हैदर साहब मौजूद हैं। मतीन हैदर साहब फॉरेन अफेयर बहुत अरसे से कर रहे हैं, डिफेंस पर इनकी गहरी नजर है। कमर चीमा साहब सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे इस प्रोग्राम में। आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का शुक्रिया। मैं शुरू करना चाहूंगा कि मैं अपने जो सरदार साहब हैं रंजीत सिंह साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया यूके से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, अब तो बात सामने खुलकर टेलीविजन पे लोग कर रहे हैं, और वो भी फॉर्मल मिलिट्री ऑफिसर कर रहे हैं, और बाकायदा खुलकर कहा जा रहा है कि जिस तरह हम बलूचिस्तान में उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं, उन्होंने कहा मेरे मोबाइल में नंबर भी हैं और मुझे सबका पता है और हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो यार ये क्या हो रहा है? ये तो खुलेआम दहशतगर्दी का कन्फेस है। देखो जी, ये सिर्फ एक एहो जिहा शख्स जिहड़ा इस तरह की जो बयानबाजी कर रहा है, ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है। ये पूरी की पूरी हिंदुस्तान की सरकार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਐਡਰੈਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ at the highest level of the Indian government, the Prime Minister himself, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਦੁੱਕੀਆਂ ਤਿੱਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਸੂਸ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, genuine authentic struggle for self determination in Indian occupied Punjab ਜਾਂ Indian occupied Kashmir, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਬ੍ਰੈਥ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक हो गया पाजी। मतीन साहब आपकी तरफ आऊँगा मैं कि ये तो भारतीय रियासत इसमें इन्वॉल्व है बाकायदा तौर पर। अब ये रंजीत सिंह साहब कह रहे हैं कि ये पहले की बात है कि कन्फेस हो चुका है, भारतीय रियासत के ऑफिशल्स इनमें इन्वॉल्व हैं और बाकायदा तौर पर अब मिलिट्री लीडर, उनके जो ऑफिसर्स हैं वो खुलेआम टेलीविज़न पे हमें चैलेंज कर रहे हैं। जी बिल्कुल कमर साहब, आपने सही कहा। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो है एज ए टेररिस्ट स्टेट चार्जशीट बन चुकी है और ये जिस इंडियन एक्स ऑफिसर ने ये टेलीविज़न पर आकर बिल्कुल जिसे कहते हैं बाबंगे दोहल इस बात का एतराफ़ किया है कि वो बलूचिस्तान में जो इस वक्त शरपसंद अनासर हैं उनके साथ वो राब्ते में हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि अगरचे वो फ़ौज से रिटायर हैं लेकिन वो भारतीय इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहे हैं। ये मामूली एतराफ़ नहीं है। ये पाकिस्तान को चाहिए कि इसको इस मामले को सीरियसली टेकअप करे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। जितने आलमी फोरम्स हैं, इंसानी हकूक़ कमीशन हो, इंटरनेशनल वॉर ट्रिब्यूनल हो, आलमी अदालत इंसाफ हो, अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट हो, बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स हो, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हेडक्वार्टर हो न्यूयॉर्क के अंदर, ये मैं समझता हूँ क्लिप एक ओपन कन्फेशन है, एतराफ़ है हिंदुस्तान की जानिब से कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो दहशत गर्दी हो रही है उसके पीछे इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन नेटवर्क बदस्तूर काम कर रहा है। बावजूद इसके कि कुलभूषण यादव जो है वो एक जिंदा व जावेद जासूस हिंदुस्तान का पाकिस्तान के कब्ज़े में है, उसके एतराफ़ात के ऊपर तो हिंदुस्तान ये कहता है कि शायद दबाव में दिए। ये साहब जो चिंगाड़ हैं हिंदुस्तान के टीवी चैनल से और एतराफ़ कर रहे हैं, तो ये एक सीधा सीधा केस है। पाकिस्तान को दफ्तर खारजा को चाहिए कि इस मामले को फुल टेकअप करे और इसको हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कैश करवाए। ये एक बेहतरीन मौका है। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो खुलेआम कन्फेस किया जा रहा है कि इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में और बाकायदा तौर पर हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं और हम उनके साथ राब्ते में हैं और हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान फ़ौज में कत्ल गारत करें और उनके ख़िलाफ़ अटैक्स करें, ये इतना बड़ा कन्फेशन हम जो है इंटरनेशनल फोरम्स पर टेकअप कर सकते हैं? बात ये है कि हम वो कौम है, वो लीडरशिप है हमारे पास मुख्तलिफ अदवार में रही है जो नेशनल इशू पे या इस किस्म के इशू पे अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती है, अपने आप को डिफेंसिव पे रखती है। ये जो आज आपने बात की, ये इसमें कौन सी ढकी छुपी बात है? जब ईस्ट पाकिस्तान पे डिबेकल हुआ था और मुफ्ती बनी थी, जो पहली हुई जो शेख मुजीबुर रहमान उसके जितने चेले थे और जो पाकिस्तान आर्मी से जो आर्मी ऑफिसर्स बैठे होते उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जो अगरतला में हुई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने आर्मी चीफ को हुक्म दिया था, गो एंड अटैक इन ईस्ट पाकिस्तान।
मतीन साहब, एक बड़ा जानवन इशू इन्होंने उठाया कि हमारी पुरानी लीडरशिप भी है जो वो ऐसी थी जिसने इस पर स्टेप्स नहीं लिए, और जबकि इसको बड़ा एग्रेसिवली हमें परस्यू करना चाहिए था और हमें चाहिए था कि इस पर स्टेप्स लें, बाकायदा तौर पर इस पर एक पॉलिसी बनाई जाए और उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। आज क्यों ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि इंडिया वाले खुलेआम हमें चैलेंज कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम तुम्हारी रियासत में मुदाखलत कर रहे हैं और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वही ब्रिगेडियर गजनफर साहब की बात है कि लीडरशिप का फुकदान नजर आता है। जी देखिए कमर साहब, इस वक्त हमें इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। माजी में किस प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, क्या माजी में उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर एलिगेशन लगता है कि सिखों की, सिख अलहदगी पसंद लीडरों की जो फहरिस्तें हैं वो ISI हेडक्वार्टर से एतजाज़ एहसन ने हिंदुस्तान के हवाले की, या नवाज शरीफ जो हैं वो प्रो इंडिया थे। इस वक्त हमें इस हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ केस को पोलिटिसाइज़ नहीं करना। माजी में पॉलिटिकल मिस्टेक्स हुई हैं, दोनों जानिब से हुई हैं, वो आप समझ गए लेकिन अभी हमें इसको फोकस इस बात के ऊपर करना है, अपना बेनज़ीर भुट्टो हयात हैं और ना नवाज शरीफ पावर में इक़्तिदार के अंदर हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर हम इसको ब्लेम गेम में करेंगे कि माजी में बेनज़ीर भुट्टो ने ये किया, नवाज शरीफ ने ये किया, जनरल आगा याहिया खान ने ये किया, जनरल ज़िया ने ये किया, या जनरल मुशर्रफ के दौर में ये हुआ, इस वक्त हमें ये बात करनी है कि हिंदुस्तान के गिर्द घेरा कैसे तंग किया जाए, आलमी सतह के ऊपर हिंदुस्तान के खिलाफ मुकदमे को बनाने के लिए हम अपनी तैयारी कैसे करें। यकीनी तौर पे पास में पॉलिटिकल मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन उन पॉलिटिकल मिस्टेक्स वो क्यों हुई उसका भी यकीनी तौर पे उसका हिसाब लेना चाहिए, उसका जायज़ा लिया जाना चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कमर साहब, वो आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आती है, तो आवाम को चाहिए कि वो ABC XYZ पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर का मुहासबा करे। पार्लियामेंट के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, पार्लियामेंट बेस्ट फोरम है जहां पे बहस की जा सकती है, करारदाद लाइए, ये कीजिए। लेकिन इस वक्त मैं ये कहता हूं कि पॉइंट्स मेरे पास बहुत हैं, लेकिन जो इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर थे जो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन की तहकीकात कर रहे थे, कराकरे को किसने मारा, और कराकरे को जिस दिन ताज पैलेस मुंबई में अटैक हुआ था उनको स्पेशली बुलवाया गया और उस शूट आउट के अंदर उन्हें इसलिए मरवा दिया गया कि वो इंडियन इंटेलिजेंस को कंबर जैदी साहब एक्सपोज कर चुके थे कि समझौता एक्सप्रेस एक हादसे के नतीजे में ट्रेन को आग नहीं लगी, ये जानबूझकर इस ट्रेन को इंडियन इंटेलिजेंस के गुंडों ने, उनके पाले हुए लोगों ने, ये केस है पाकिस्तान के पास। उसके बाद बेशुमार केसेस हैं, कुलभूषण जादेव है, और उसके बाद आपने देखा लाहौर की कोट लखपत जेल के अंदर जो भारतीय जासूस माजी में कैद रहे, उन्होंने हिंदुस्तान जाते ही एतराफ़ किया कि उन्होंने पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयाँ की। तो मैं समझता हूँ इसको हम सियासी रंग देने की बजाय इसको हम प्योरली ये देखें कि हिंदुस्तान जो इस वक्त कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, केस तैयार है, आप आलमी अदालत इंसाफ में जाइए हिंदुस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर करने के लिए। मतीन साहब, हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल फोरम पे ये कितना इन्फ्लुएंशियल होगा हमारा केस और किस हद तक मजबूत होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद, अब ब्रेक पे जाते हैं, और उस ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम रंजीत सिंह साहब से पूछेंगे कि वो चूंकि कोऑर्डिनेटर हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन तहरीक के, तो सिखों की जो तहरीक है, उनसे पूछेंगे कि क्या भारत के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम पे सिख कम्युनिटी ने कोई केस जो है फाइल किया है और वो कितना स्ट्रॉन्ग केस है और भारत के डबल स्टैंडर्ड्स को वो किस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और भारतीय जारियत पे बात हो रही है। इन कोरोना के मुश्किल हालात में भी भारत जो कुछ कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उस पर भी बात करेंगे, और साथ साथ हम ये भी बात करें कि भारतीय मिलिट्री ऑफिशियल्स किस तरह खुलेआम मीडिया पर कह रहे हैं कि वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। सरदार रंजीत सिंह हमारे साथ हैं। सरदार साहब, एक दफा फिर आपकी जानिब आऊंगा। भारत में अकलियतों के साथ जो कुछ सलूक किया जा रहा है, इसको हाईलाइट इंटरनेशनल फोरम पे आप लोग किस तरह कर रहे हैं? जरूर कर रहे हैं जी। हुण जे तुसीं देख लो,
ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣ, ਦਲਿਤ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 1966 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਨੈਂਟ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵਨੈਂਟਸ ਔਨ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਵਨੈਂਟ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। So Article 1 of the 1966 Covenants enshrines the right of self-determination for all peoples. ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ 1966 ਦੇ ਕਵਨੈਂਟ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ at the exact same moment India issued a reservation India does not accept Article 1 of the Covenant। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਵਨੈਂਟ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ this is a bedrock of international humanitarian law, ਤੇ at the very same moment they say the right of self determination ਜੋ Article 1 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? Article 1 ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਆ। Without the right of self-determination, all other human rights are meaningless. So ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ right of self-determination, ਤੇ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਅਸਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ legitimate, lawful ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟਰਗਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਆ ਜੋ UN ਖੁਦ ਆਪ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। So this is being raised at the very highest international level. We are lobbying governments across the world. The Sikhs are doing this, the Kashmiris are doing this, and I would expect every person who subscribes to the rule of law in international relations and who subscribes to human rights to be raising these issues robustly. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕੋ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਲ ਐਂਡ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਪੋਰਟ, ਮੋਰਲ ਐਂਡ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਓਪਨਲੀ। ਕਿਉਂ? ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਆ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲੌਫੁਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਆਫ ਫਰੀडम, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਬਵੀਅਸ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਫਰੀडम ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, क्योंकि जे बलूचिस्तान की गल करते हैं तो कम से कम तुसी भी खालिस्तान की गल करो। रंजीत साहब, जेनोसाइड की पोजीशन एग्जैक्टली क्या है? मतलब कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स की अगर बात की जाए तो किस तरह से नस्ल कशी जारी है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर आपके पास क्या है कि इंडिया में सिख कम्युनिटी को किस तरह से मारा जा रहा है? थोड़े से हमारे प्रोग्राम में बता दें।
हाँ जी, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ 1984 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਸ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਆਫ ਹੋਲੀਜ਼ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ on an unarmed civilian population ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 84 ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ on a massive scale throughout India, mainly in Delhi but in many other cities. रंजीत साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, आपका डिटेल से आंसर लूंगा। गजनफर साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं। गजनफर साहब, अब जो है जो जुल्म किया जा रहा है इंडिया में, खसूसन अक़लियतों के साथ, आपने देखा रंजीत साहब भी बता रहे थे कि इसके हवाले से वो एक इंटरनेशनल मूव भी चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी इस बारे में तवज्जो करे। हमने देखा कि यूएस की एक रिपोर्ट आई और यूएस कमीशन की, जिसमें कहा गया कि रियासत भारत को उस लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए जिसमें रियासत के शहरियों को मजहबी आज़ादी नहीं है। तो सर, उस लिस्ट के आने के बाद भी हमने देखा अमेरिकी ऑफिशियल्स की जानिब से इसका कोई रिस्पांस नहीं आया। रिपोर्ट ज़रूर आई, रिकमेंडेशन ज़रूर आई, लेकिन रिस्पांस नहीं आया। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं सर? देखिए, सरदार साहब ने ये नहीं बताया कि दिल्ली और गाजियाबाद के स्टेशन के बाहर 8 ट्रेनों को रोका गया था जिससे इंदिरा गांधी को इन्होंने मारा था, इंदिरा गांधी को कत्ल किया था, और उन ट्रेनों में से 3 के सिखों को निकाल किया और किसी के ऊपर कत्ल किया गया, मारा गया था। ये है जेनोसाइड। और उसके साथ साथ जेनोसाइड की अंदर अगली फॉर्म ये थी कि तमाम चीजों के ऊपर इंडियन कैबिनेट में, इंडियन कांग्रेस में, इंडियन असेंबली में आपको बहस करने की इजाजत नहीं थी। बाय लॉ यू शुड नॉट डिस्कस दिस ऑपरेशन इन इंडिया, इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इन इंडियन असेंबली, जो उनकी अपनी जहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठते। तो इनकी तो बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है जेनोसाइड की। एक कोई इसके ऊपर वाकया आपको मिलेगा, कुछ तो आप इंटरनेशनल प्रेस उठाने पड़ लें। अभी आप मुझे ये बताइए कि हम यूएन कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं और वहाँ पे जो कुछ यूएन कमीशन की रिपोर्ट ने पॉइंट आउट किया उसके अंदर कोई चीज वो ऐसी रह भी जाती है जिसमें उन्होंने पहली दफा रिकमेंडेशन एनालिसिस में किया कि तो पाबंदियां लगाई है। आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें पाकिस्तान अमेरिका की रिलेशनशिप का, तो वी हैव बीन मोर टेंशन अलॉय। क्या इंडिया ने, अमेरिका ने जब हम पे पाबंदियां लगाई थी उसका कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जब उन्होंने पाबंदियां लगाई थी हमारे पर? सुबह छोटे से पाबंदी लगा दी। अब इन पे ये जो पाबंदी इंडिया पे नहीं लगा रहे, बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी जैसा दहशतगर्द कमीना जलील आदमी है, वो एक तो वो खुद कहता है कि जी मैंने बांग्लादेश को जो मूवमेंट है उसके अंदर हिस्सा लिया। बांग्लादेश को तोड़ना जो था वो एक से एक गद्दारी का था। बांग्लादेश को तोड़ने के अंदर गद्दार इन्वॉल्व थे, ये पाकिस्तान के बाद भाग के बांग्लादेश गए थे। अब उसके अंदर वो इन्वॉल्व करता है कि एक और तीसरी स्टेट इन्वॉल्व थी, इससे बड़ी कंफेशन कहाँ रह जाती है? और उसके बाद आप देखिए आज जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं उसको यूएन कमीशन की रिपोर्ट के साथ आप मिला के देखें। 70 स्टेट में जो उनकी राइट वहाँ पे वो चल रही है 38 डिस्ट्रिक्ट में, जिसको अभी तक वो रेड कॉरिडोर कहते हैं, जहाँ पे इंडियन आर्मी इंटर नहीं हो सकती। पिछले साल उन्होंने इंडियन एसएसबी की एक यूनिट थी उसको पकड़ के लीजिंग में जिबा कर दिया था जंग के अंदर 24 बंदों को, और उनकी लाशें वहाँ भेज दी थी। इंडियन आर्मी को वहाँ मूव कर नहीं देते। अभी नेपाल में जो कुछ हुआ वो आपके सामने आया। इंडियन आर्मी की वीके सिंह ये कंफर्म कर चुका है, उसका बयान मौजूद है कि उसने TSD टैक्टिकल सपोर्ट डिवीजन क्रिएट किया था पाकिस्तान के अंदर, जो है वो दहशत फैलाने के लिए, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने के लिए। हम उनकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से इतने मुतासिर तो होते हैं, लेकिन तो बहुत सारे ऐसे जिनको हम भी कैफरे किरदार तक पहुँचा चुके हैं। पहले तो हमारे अंदर हमारे अवाम, हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारे लोग इस बात से कन्विंस हों कि इंडिया के अंदर इंडिया जो दहशतगर्दी कर रहा है न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अपने मुल्क के अंदर सिर्फ एक गौ मूत्र के नाम पे
गाय के गोबर के नाम पे, ये तारीख में कभी नहीं हुआ। ये तो हिटलर और मैसेलेनी ने भी नहीं किया। अब इन चीजों को, तमाम इन चीजों को बेस बना के, हमने इंडियन कमीशन की रिपोर्ट को बेस बना के, इस कंसेशन को बेस बना के, जॉर्जिया तो आपने पहले भी हवाले किया था यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के बारे में, जिसमें इंडियन रॉ की एक्टिविटी से जिक्र किया गया था। उस जॉर्जिया का क्या हुआ? उस जॉर्जिया को किसने कोई तकवीत बख्शी? उस जॉर्जिया को हवाले करने के बाद पाकिस्तान के जो कंसर्न लोग थे आके सो गए पाकिस्तान के अंदर। यूसुफ गिलानी ने डोजियर किया था, यूसुफ गिलानी को पता ही नहीं डोजियर होता क्या। उसके बाद नवाज शरीफ ने उसको फॉलो किया, एक तकरीर की जाके 7 स्टार होटल में बैठे खाने खाए और वापस। तो भाई जब तक आप अपनी ताकत नहीं पैदा करेंगे अपने पाँव में, अपने अंदर स्ट्रेंथ नहीं पैदा करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप जब इन चीजों को कहें तो इसका मतलब जो कंपैरिजन करके कोई चीजों को जो है वो गलत रंग में दे, इसका मतलब ये है कि हमारे अपने जो करतूत रहे इन चीजों को इंटरनेशनल मीडिया में ले जाने के लिए, आज पाकिस्तान से जाके यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन के दरवाजे में बैठ जाना चाहिए। और जो जमा दरवाजा आपके जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है कश्मीर के, जिनको आपने यहाँ पे जो पोस्ट करके भेजा है मुनीर अकरम साहब है, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? आपने कोई कश्मीर के बारे में कोई इंटरनेशनल आर्टिकल पढ़ा? अगर पढ़ा है तो मुझे बता दीजिए। तो गलतियां तो हमारे करने में है ना। देखिए जी, मुनीर अकरम साहब तो सर्विंग एम्बेसडर है, उनके ऊपर इल्जाम लगाना नाइंसाफी, और उसके साथ साथ ये कि ये कहना, मैंने पहले भी ये कहा है कि नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगाना डॉजियर सरताज अजीज ने ही बना के अमेरिका के हवाले किया था। तो ये कहना कि उस गवर्नमेंट में कोई काम नहीं किया गया, महज इल्जाम तराशी लगा देना कि मुनीर अकरम न्यूयॉर्क में बैठे हुए कोई काम नहीं कर रहे। वो इस वक्त पाकिस्तान के बेस्ट एम्बेसडर हैं। कश्मीर के ऊपर और हिंदुस्तान के ऊपर उनकी जितनी स्टडी है वो गजनफर जैसे लोगों की भी नहीं है। सिर्फ इल्जाम लगा देने से बात नहीं बनती। सर्विंग एम्बेसडर है, आप उसके ऊपर ब्लेम गेम करेंगे तो कौन सर्व करेगा फिर? इल्जाम लगाने की बात नहीं, वो एक पॉइंट पाकिस्तान का सीजन डिप्लोमेट है वहां पे न्यूयॉर्क के अंदर, और इनका एक तरीका बन गया कि हर एम्बेसडर की वाट लगा रहे हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर इस पे आके डिस्कस करते हैं, खोल के इस पे बातचीत करेंगे और जो हम देखेंगे कि वे फॉरवर्ड हमारे पास क्या है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और भारतीय जहरियत पे बात हो रही है। भारतीय मिलिट्री ऑफिशियल जो सरेआम मीडिया पे खुल के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उन पे बात हो रही है, और किस तरह से वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भारत करवा रहा है, इस पर बातचीत का सिलसिला जारी है। कमर चीमा साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो कमर साहब। आप गालिबन आप भी उस शो में मौजूद थे जब ये तमाम तर गुफ्तगू हुई, और एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो हमारे फ़ोन में, टेलीफोन में उनकी लिस्ट मौजूद है उन लोगों की जिनसे हम कांटेक्ट में, और हम सारा कुछ करा रहे हैं। तो सर हमने अब ये प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इस पे जा रहे हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है, कि किस तरह से हम अपना केस स्ट्रांगली बिल्ड कर सकते हैं इन तमाम एविडेंस को लेके। देखिए, जाहिर बात है कि जो हुकूमतें होती हैं, जहां डीप स्टेट जो होती है वो डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करती है और अपने कॉन्टैक्ट्स रखती है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के साथ भी। सो मेजर गौरव आर्या जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और बड़े वोकल है पाकिस्तान के बारे में, और रिपब्लिक टीवी पे वो अपना शो भी करते हैं और एज ए गेस्ट एनालिस्ट भी वो आते रहते हैं। जो उन्होंने उस शो में ये कहा कि हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं बलोचिस्तान के सेपरेटिस्ट के साथ, वो डिफरेंट, उन्होंने बलोच हो, मरी हो, बाकी जो ट्राइब्स के नाम लिए उन्होंने। तो देखना यह है कि एक दिन 2 दिन पहले आपने देखा कि हंदवाड़ा में वहां पे इंडियन फौजी जो है वो हलाक हुए। आपने देखा कि उसके 2 दिन बाद जो है वो पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में ये चीजें, जो पाकिस्तानी फौजी जो है वो कल शहीद हो गए हैं। और बीच में ये मेजर साहब ने कहा कि हम जो है ना कांटेक्ट में और हम राब्ते में हैं इन लोगों के साथ। सो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास बड़ा एक क्लियर मौका आ गया। आपको याद होगा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, जो कि शर्मुल शेख गए थे और उन्होंने मनमोहन सिंह साहब को एक डॉसियर दिया था इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान के अंदर, तब से पाकिस्तान इस केस को आहिस्ता आहिस्ता परसू कर रहा था। लेकिन जब कुलभूषण यादव का वाकया हुआ और वो अरेस्ट हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान के पास बड़े सॉलिड सबूत आ गए, और हमने डॉसियर फिर यूएन में भी दिए और बाकी जगहों पे भी दिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपना एक पर्सपेक्टिव डेवलप किया।
और मेरा ख्याल है कि जो कुलभूषण यादव का नेटवर्क है वो भी खत्म नहीं हुआ। ये जो मेजर साहब हैं ये कुलभूषण यादव नेटवर्क के सिपाही हैं और ये काम कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन जारी बात है ये ऑन ग्राउंड या इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं कर रहे, लेकिन ये जो एनवायरनमेंट बनाना होता है, ओपिनियन मेकिंग करनी होती है, ये वो कर रहे हैं। सो पाकिस्तान के पास सबूत आ गया कि इस चीज को आगे लेके जाया जाए कि ये डीप स्टेट, इंडियन डीप स्टेट के जो लोग हैं मीडिया पे बैठ के अपनी आवाम को और अपनी सोसाइटी को और पाकिस्तान में भी और बलोचों को भी और ये किस तरह के मैसेजेस दे रहे हैं कि पाकिस्तान में वो दरअंदाजी करा रहे हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान एक तो इंटरनेशनल सोसाइटी को बताए और यूएन पे भी इसको लेके जाए। गजनफर साहब, आप क्या समझते हैं? हमने डिस्कस किया, हमने क्रिटिसाइज किया अपने भी उन हलकों को जो कि आप कह रहे थे कि सही तरह परस्यू नहीं कर रहे हैं इस केस को। अब वे फॉरवर्ड क्या है कि मतलब हमें वी हैव टू कम अप विद अ सॉल्यूशन रेदर देन हम अपने एक दूसरे से दस्तों गिरे पाओ, हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो आपकी नज़र में सॉल्यूशन क्या है सर? देखिए, ये तो दस्तों गिरेबा होने की बात ही नहीं है, लेकिन सिर्फ ये चीज की अगर प्रिंसिपल की परस्यू करें किसी भी मौके पर तैयार तो सिर्फ उसके हैंड ओवर नहीं होता। अब जरूरत ये है कि जिस लेवल पे पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है और इंटरफेरेंस हो रही है, हम अपनी बहुत सारे पैसे बाहर चीजों के जीवन हुकूमत की लॉबिंग के लिए खर्च करती है, तो वाई कांट भी पाकिस्तान की जिम्मेदारी है या आपकी अंदर जिम्मेदारी है तो लॉबिंग है आप इंटरनेशनल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और इस केस के वक्त सबसे बड़ा सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि कोविड के खिलाफ मीडिया ने किया है और जहाँ मुसलमानों पर नहीं मुसलमान ममालिक तक वहाँ से कोविड आ रहा है तो उनको रूप से ये इनका मीडिया पे आ गए हैं, लेकिन ये हमारी ऑप्शन आप पता है कि वहाँ पे पॉलिटिकल ऑफिसर होते हैं, पोस्टेड होते हैं, उनके जरिए ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तमाम एविडेंस के बेस जॉर्जिया बनाया जाए तो कंफेशनल स्टेटमेंट्स जब आप मीडिया जैसे हमारे पास उसके लिए एक बड़ी टास्क फोर्स बना के एक ग्रुप बना के जिसके फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हों, इन हुकूमत के लोग हों, इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हों, वो इन सबूतों को जमा कर ये तैयार है कलभूषण केस भी दबा हुआ है। हम अगर इंडिया हमको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके दिया था और वहाँ हमने तैयारी की थी और हमने अपना मतलब जब वहाँ पे जो फैसला आया वो सिर्फ डिजायर तक नहीं आया, इंडिया की डिजायर थी, ये एक करने बड़ा डेडिकेटेड काम करने की जरूरत है। ये देर वाला काम कि आप गए आपने और वापस आ गए, हमारे यहाँ सिर्फ दूसरी बात यह है कि आप जो काम करते हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अपनी पब्लिक को भी ये बता बलूचिस्तान में किसको पता नहीं है। अब वहाँ आज की बात तो नहीं है, हमारे पास जो उन तमाम लोगों के नंबर मौजूद हैं जो बलूचिस्तान के बरमदार तुर्की से या जान शर्मरी या बाकी लोगों से कॉन्टैक्ट हैं या जो पैसे जो लोग होते थे उनसे कॉन्टैक्ट होते थे, जो सेफ हाउसेज हैं उनकी प्रेसेस तक मौजूद है। तो हमें ये चीज में हम लेकिन वो बहुत अच्छे इस चीज को जब रहे हमने कहते काफिर होते थे इंडिया, हम एक पड़ोसी मुल्क का नाम ले दिया करते थे। अगर आपको याद हो तो देखिए अगर एक इंडिया इतनी वोकल तरीके से करे तो हमें क्या है इंडिया हमारे मुल्क के अंदर इंटरव्यू वाई शुड भी वो हमारे इशू हमें अपने इशू को करना है और चीजों को पॉइंट आउट करना। मकसद ये होता है कि जो चीजें ठीक तरीके से नहीं की गई हैं वो अब बेहतर अंदाज में बेहतर की जाए। रंजीत सिंह साहब की तरफ जाऊंगा। रंजीत सिंह साहब, आपकी फाइल मजीद हैवी होने जा रही है। एक तो ये काफी ज्यादा सबूत हमारे पास मौजूद हैं और दूसरा ये कुलभूषण यादव वाला केस भी है। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो मूवमेंट है उसमें आपने कहा इंटरनेशनल फोरम पे वॉइस हम रेज कर रहे हैं और मुसलसल केस फाइल को करके परस्यू भी इसे करते हैं। तो ये तो अब आपके पास ये जो क्लिप्स आ गए हैं जिसमें खुलेआम इंडिया की दहशतगर्दी का एक ये मुंह बोलता सबूत है, तो ये आपकी फाइल को मजीद मजबूत कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक? सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैं ये कह रहा हूं ये जो तमाम केसेस और तमाम शवाहिद हमारे पास इकट्ठे होते जा रहे हैं ये तो आप लोगों की फाइल को भी मजबूत कर रहे हैं। जो आप केस इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल कोर्ट में फाइल करने जा रहे हैं भारत के खिलाफ, ये आपकी फाइल भी मजबूत हो रही है। आप क्या समझते हैं? देखो भाई जी,
ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਜ਼ੋਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਉਹਨੇ ਮੈਸਿਵ ਸਕਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਰ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ, then at least in the court of international public opinion, India should be exposed for the crimes that it has carried out and is still carrying out. So ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਆ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਧ चढ़ के रोल अदा करना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। मतलब साहब आप क्या समझते हैं वे फॉरवर्ड इसमें यह है कि जिस तरह के इंटरनेशनली तो हमारा कोई स्टेट इंस्टीट्यूशन मास्टरवाई फॉरेन ऑफिस के नहीं जा सकता, तो फॉरेन ऑफिस का पूरी दुनिया में बेहतरीन नेटवर्क है। बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में एम्बेसीज हैं। इस वक्त फॉरेन ऑफिस को फौरी हंगामी एक मीटिंग बुलानी चाहिए, एक फ्रेश केस बिल्डअप करना चाहिए। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफ़ीरों को ख़ास तौर पर बरतानिया, अमेरिका और EU के अंदर उनको हिदायत देनी चाहिए कि वो तमाम अपने वहाँ पे जो हुकूमतें उनको इस भारतीय स्टेट टेररिज्म का जो एतराफ़ है इसके ऊपर वो ब्रीफिंग दें ताकि पाकिस्तान का केस बिल्डअप हो। और इसके साथ साथ जिस तरह के हमारे मौजूद सिख लीडर ने लंदन से कहा कि जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, इंटरनेशनल वॉर ट्रिब्यूनल के अंदर ये केस जाना चाहिए, आलमी अदालत इंसाफ के अंदर जाना चाहिए। क्विकली ये बता दूं कि जनूबी एशिया के ममालिक भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव के अंदर तक हिंदुस्तान का नेटवर्क चल रहा है। अफगानिस्तान के अंदर तो हिंदुस्तान का नेटवर्क मौजूद ही मौजूद है। और उसके साथ साथ इंटरनेशनली कनाडा के अंदर कैनेडियन इंटेलिजेंस ने भारतीय इंटेलिजेंस रॉ और IB का एक नेटवर्क जो है उसको पकड़ा है। ये नेटवर्क वहां पर कैनेडियन पॉलिटिशियंस पर असरअंदाज हो रहा है और उनको ये कह रहा है कि जो कनाडा की इमदाद पाकिस्तान के लिए आ रही है मुबैना तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। ये वो तमाम तरह एविडेंसेस हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। हिंदुस्तान का मुकदमा पाकिस्तान के पास तैयार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, आप तमाम पैनलिस्ट का। और हमारे पैनलिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस मामले को हाईलाइट होना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी तक अब ये हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड करना चाहिए कि भारत किस तरह सरहद पार दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। फिलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। कंबर जैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।